नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपने जन्मदिन का जश्न मनाता है। कुछ लोग इसे पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं, लेकिन इस बार की 14 अगस्त अलग है। इस बार पाकिस्तान में जश्न नहीं, मातम होगा। इस बार 14 अगस्त को पाकिस्तान में झंडा फहराने की जगह ढूंढने नहीं मिलेगी। इस बार पाकिस्तान के चारों सूबों में अलग अलग रंग और डिजाइन के झंडे लहराएंगे, क्योंकि इस बार की 14 अगस्त पाकिस्तान के एक और बंटवारे की शुरुआत होगी। पाकिस्तान की टूट का ट्रेलर इस रिपोर्ट में आप देखिए। अपने जन्मदिन और आजादी के दिन 14 अगस्त को पाकिस्तान कहां झंडा फहराएगा? बलोचिस्तान ने तो 11 अगस्त को ही बलोची झंडा फहरा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के पठान अफगानी झंडा फहराने की तैयारी में है। सिंध में आजाद सिंधु देश के झंडों की भारी डिमांड है। रह गया पाकिस्तानी पंजाब, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ भी पाकिस्तानी झंडा फहराया जाएगा या फिर हाफिज सईद की लश्कर तैयबा का झंडा। हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में, और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया। अपने आजादी के दिन से चंद घंटे पहले पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान के ही सूबे बलोचिस्तान पर हवाई हमला कर दिया। ये उसी हमले के बाद की तस्वीरें हैं। जरा सोचिए, कोई मुल्क अपनी ही जमीन पर फाइटर जेट से हमला कैसे कर सकता है? पाकिस्तान में ये मुमकिन है। मलबे में दबी ज्यादातर लाशें छोटे बच्चों की है, जो हमले के वक्त भाग भी नहीं पाए। ये हमले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बलोचिस्तान के सुराब इलाके में किए हैं। कहा जा रहा है कि हमलों के लिए F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। रिहायशी इलाके में आसमान से बम बरसाए गए, जिसमें 9 बच्चे, 7 महिलाएं और 12 मर्द मारे गए। मारे गए बच्चों में कई बहुत छोटे हैं, दुधमुहे हैं। कई छोटे छोटे बच्चे जख्मी भी हैं। मारे गए बच्चों की लाशें लेकर उनके माँ बाप सड़कों पर धरना देकर बैठ गए। जब ऐसी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने लगी तो पाकिस्तानी फौज ने अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए पूरे बलोचिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में हवाई हमले इसलिए किए क्योंकि 11 अगस्त को बलोचिस्तान ने पाकिस्तान से अलग अपना स्वतंत्रता दिवस मना लिया, अपना झंडा फहरा लिया और अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। इसीलिए जनरल मुनीर ने हुक्म निकाल दिया कि बलोचिस्तान में बच्चों और महिलाओं की लाशें बिछा दो, और फौज ने ठीक यही किया। पाकिस्तान की इस वहशियाना हरकत का बदला बलोचों ने भी ले लिया, फौजी चौकियों पर बारूद बरसाकर। पूरे बलोचिस्तान में इस तरह के कम से कम 1 दर्जन हमले पिछले 24 घंटे में हुए हैं, जिसमें 20 से ज्यादा फौजी हलाक हो गए। बलोच इतने पर ही नहीं रुके। बलोचिस्तान से पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइन पर भी हमला बोलकर इसे कई जगहों से उड़ा दिया। धमाके के बाद पाइपलाइन से काफी देर तक हवा में ऊंची उड़ती गैस दिखाई देती रही। ये गैस बलोचों के काम तो कभी नहीं आई, लेकिन धमाके के बाद लगी आग ने रात के वक्त बलोचिस्तान का आसमान जरूर रोशन कर दिया। ऐसी चकाचौंध रोशनी में मुनीर की फौज बलोचिस्तान में 14 अगस्त को क्या खाक झंडा फहराएगी? पाकिस्तान के दूसरे बारूदी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 14 अगस्त की क्या तैयारी है? एकदम तड़ातड़ और धाएं धाएं वाली तैयारी है। खैबर पख्तूनख्वा के पठानों और टीटीपी ने पठान लैंड को पाकिस्तान से अलग करके अफगानिस्तान में मिलाने की कमर कस ली है।
पाकिस्तानी फौज की चौकियों को चारों ओर से घेर कर मुनीर के फौजियों को भेड़ बकरियों की तरह मारा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा करीब करीब टीटीपी के कब्जे में आ चुका है। टीटीपी मानती है कि पाकिस्तान में इस्लाम का ठीक तरीके से पालन नहीं होता, लिहाजा पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाना और वहां शरिया लागू करना इनका मुख्य मकसद है। इसी मकसद को हासिल करने के लिए टीटीपी मुनीर की फौज को खैबर पख्तूनख्वा से खदेड़ रही है और 14 अगस्त को इस सूबे में झंडा फहरा पाना मुनीर की फौज के लिए नामुमकिन ही है। हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान खुद को सबसे बड़े मुस्लिम देश के तौर पर प्रोजेक्ट करता है, अपने एटम बम को इस्लामिक बम बताता है, लेकिन वहीं के पठान पाकिस्तान को मुसलमान ही नहीं मानते। इस्लाम के नाम पर बम धमाके करने वाले, भारत पर हमले करने वाले, दुनिया के हर देश में आतंकी साजिश रचने वाले तमाम आतंकी संगठनों का गढ़ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। यहीं पर फौज की सरपरस्ती में जैश ए मोहम्मद और हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगना फलते फूलते हैं और फौजी कठपुतलियां इन आतंकियों के आगे सिर झुकाती हैं, जैसे कि पूर्व रक्षा मंत्री शेख रशीद लश्कर आतंकियों के बीच बैठकर हाफिज सईद की गुलामी की कसमें खा रहे हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, फौजी और आतंकी अड्डा होने के बावजूद पाकिस्तान का पंजाब भी सुरक्षित नहीं है। 2 दिन पहले एक शख्स रावलपिंडी में फौजी हेडक्वार्टर पर हमले के इरादे से हथियार लेकर घुस गया, उसे मार गिराया गया। बाद में पता चला कि ये तो इमरान खान का जानिसार था। जेल में इमरान खान की मौत की खबरें भी उड़ाई जा रही हैं और इमरान की बहनें पूरे पाकिस्तान में जुलूस निकाल रही हैं। हर तरफ गोलीबारी, टीयर गैस, लाठीचार्ज, मारपीट और बवाल ही बवाल है। ऐसे बवाल में मुनीर पंजाब में भी क्या खाक झंडा फहरा पाएगा? अब देखिए पीओके का हाल। वैसे तो पीओके पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन अवैध कब्जा करके तो बैठा है और हर 14 अगस्त को यहाँ जबरन झंडा भी फहराता है। लेकिन इस बार 2 महीने से लगातार गोलियां बरस रही हैं। पीओके की सड़कों पहाड़ियों पर आलम यह है कि मुनीर के वर्दीधारियों के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। कुछ एक जगहों को छोड़कर वो इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि पीओके की पब्लिक हाथों में पत्थर लेकर दिन रात अपनी सरहदों की पहरेदारी कर रही है। तर मंतर पर जब युवाओं का प्रदर्शन हुआ था तो पाकिस्तानियों ने खूब लतीफे छोड़े थे। भारत के युवाओं को समर्थन के नाम पर पाकिस्तान ने अपना एजेंडा दौड़ाने की भरपूर कोशिश की थी। अब पीओके का जेन-ज़ी पाकिस्तान से पूछ रहा है कि उन्हें पीओके में मचा कत्लेआम क्यों दिखाई नहीं देता। पीओके में जो कुछ पक चुका है उसे देखते हुए कतई संभावना नहीं है कि 14 अगस्त को पाकिस्तानी झंडा यहाँ दिखाई भी देगा। फहराना तो दूर की बात है, मुनीर को तो डर है कि कहीं तिरंगा न फहरा दिया जाए। तो इस बार के 14 अगस्त पर पाकिस्तानी झंडा इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद पर ही लहरा ले, यही बड़ी बात होगी। इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नजर जेन-ज़ी वोटर्स पर होगी। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा जेन-ज़ी वोटर्स हैं, यानी हर 6 में से 1 वोटर जेन-ज़ी है और वो यूपी की 80 से 120 सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। वोटर्स का दूसरा बड़ा तबका महिलाओं का है। यूपी में 6 करोड़ 28 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। 2022 के इलेक्शन में 62% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, यानी कि महिलाओं और युवाओं का ये कॉम्बिनेशन बीजेपी को यूपी में जीत की हैट्रिक लगवा सकता है। इसके लिए बीजेपी ने एमवाई के नए फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया और इसमें तड़का लगाया है नेशनलिज्म के नैरेटिव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने नए अभियान का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के इस पॉलिटिकल मिशन में राष्ट्रवाद है, युवा हैं और महिला शक्ति है। पार्लियामेंट सेशन के वॉश आउट के बाद बीजेपी ने अग्रेसिव नेशनलिज्म के सिंबोलिज्म के साथ जनता के बीच जाने का फैसला किया है ताकि नैरेटिव को अपने फेवर में कर सके। बीजेपी की नैरेटिव बदलने की कोशिश, इसके लिए मौका भी है और दस्तूर भी। 2 दिन बाद देश में स्वतंत्रता दिवस है और कुछ ही महीनों के बाद यूपी, उत्तराखंड और पंजाब जैसे सियासी तौर पर अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
इसलिए बीजेपी के राष्ट्रवादी मिशन के आगाज की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। प्रधानमंत्री की इस अपील के साथ बीजेपी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मुंबई से मदुरै और गुवाहाटी से गोरखपुर तक अपने राष्ट्रवादी अभियान की शुरुआत कर दी। इस तिरंगा यात्रा के साथ हर घर तिरंगा का यह अभियान आज चरम की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखना, राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। किसी युवा से अगर उसके आदर्श को छीन लो, इसका मतलब है युवा को हमने गौरव के क्षणों से वंचित किया है, एक अन्याय किया है युवा के साथ। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे। हजारों की संख्या में युवा तिरंगा लेकर के खड़े हैं। बीजेपी के हर घर तिरंगा मिशन का टारगेट वही जेन जी हैं जो पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर नाराज है। पंजाब, उत्तराखंड और यूपी के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी जेन जी को अग्रेसिव नेशनलिज्म के नैरेटिव से खुश करना चाहती है। बीजेपी को इस नैरेटिव की जरूरत क्यों है, वो कुछ आंकड़ों से समझ लीजिए। यूपी के लगभग 14 करोड़ वोटर्स में से 21.19% की उम्र 18 से 29 साल के बीच है। पंजाब के 2 करोड़ वोटर्स में से 21.44% 18 से 29 साल के हैं। वहीं उत्तराखंड के करीब 72 लाख में से 22% से ज्यादा वोटर्स की उम्र 18 से 29 साल के बीच है। जाहिर है, मतदाताओं के इस तबके को बीजेपी ही नहीं, कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। इसीलिए बीजेपी ने जेन जी के आंदोलन के तुरंत बाद दिल्ली और देहरादून से लेकर लखनऊ तक पहले कांवड़ियों पर मेहरबानी की, पुष्प वर्षा की और अब हर घर तिरंगा कैंपेन के जरिए जेन जी के बीच नेशनलिज्म से पॉजिटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश में जुट गई है। युवाओं के लिए आज की आवश्यकता क्या है? हमारा युवा प्रतिभाशाली है, असीम ऊर्जा और प्रतिभा का धनी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि वह देश का सबसे बड़ी युवा आबादी का नेतृत्व करता है। हमारी 56 से 60% आबादी युवा है और ये हमारा ये युवा शक्ति प्रतिभाशाली है, ऊर्जावान है। इसे जब भी प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है तो इसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। युवाओं पर बीजेपी के इस फोकस के पीछे कोल्ड और कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है जो ठोस आंकड़ों पर आधारित है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 से 25 साल के 40% वोटर्स का समर्थन मिला। वहीं कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले इसके आधे यानी 20% वाले वोटर्स मिले थे। 2024 के चुनाव में 18 से 25 साल के वोटर्स के बीच बीजेपी की छवि को मार्जिनल नुकसान पहुंचा। बीजेपी को इस तबके के 39% वोट मिले और कांग्रेस को 21%। ये मार्जिन लेवल भी ग्राउंड लेवल पर रिजल्ट पर कितना असरअंदाज होता है, उसका सबक बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में ही मिल गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 241 असेंबली सेक्शंस में पीछे रह गई थी। अगर ये मार्जिन 2027 के इलेक्शन में रिपीट होता है तो बीजेपी के लिए यूपी में सत्ता बचाना मुश्किल होगा। इसीलिए पार्टी ने नैरेटिव के मोर्चे पर अग्रेसिव ऑन कर दिया है। पूरा फोकस यूथ पर है। बीजेपी का अग्रेसिव मोड ऑन। युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर हाथ को कार्य मिले, हर हाथ को कार्य मिलेगा
खुशहाली आएगी, उसके चेहरे पर खुशहाली आएगी। वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग देश के निर्माण में कर पाएगा। वाराणसी में फैसिलिटेशन सेंटर से जुड़े हुए छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। गत वर्ष हम लोग लगभग 450 छात्रों को हमने स्कॉलरशिप दी। डिजाइनिंग के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, पैकेजिंग के बारे में उन्हें इसके बारे में अध्ययन करवाया जा रहा है। गवर्नमेंट उसको पूरी सपोर्ट कर रही है। लखनऊ में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना हो रही, 1000 एकड़ में टेक्सटाइल उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए। याद रखना, टेक्सटाइल का क्षेत्र ऐसा है जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के MY यानी मुस्लिम यादव पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन का मुकाबला करने के लिए नया MY फॉर्मूला लॉन्च करने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार MP, महाराष्ट्र, बंगाल और हरियाणा की तर्ज पर महिलाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है। इस प्रपोज्ड स्कीम के तहत गरीब तबके की महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त मिलेगी। चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनी तो 10-10 हजार रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। इस स्कीम में SC, ST और कमजोर तबके की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। जिन परिवारों की आय 12 लाख सालाना से कम होगी, उनकी महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। अभी योगी सरकार ने फॉर्मली इस स्कीम का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन स्कीम की चर्चा के साथ ही इसको लेकर जिस तरह अखिलेश यादव और उनकी वाइफ ने प्रतिक्रिया दी, उससे साफ है कि तीर निशाने पर लगा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी की प्रस्तावित स्कीम का मजाक उड़ाया। अखिलेश ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने नया जुमला छोड़ा है, लेकिन यूपी की महिलाएं बीजेपी की ये पेशकश ठुकरा देंगी। इससे आगे बढ़कर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी तो पहली किस्त में 20,000 देगी, उनकी सरकार बनी तो वो महिलाओं को 40,000 देंगे। वहीं अखिलेश की वाइफ डिंपल ने कहा कि चुनाव में हार के डर से बीजेपी महिलाओं को रिश्वत देने जा रही है। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। आप वेलकम करते हैं इसको? हम वेलकम नहीं करते, पर हम इस बात के लिए तैयार है। हम बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं। चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम बिल्कुल इस बात में एग्री नहीं करते। सरकार को अपना कार्य करना चाहिए। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे PDA जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी के इस तीखे रिएक्शन की वजह भी वाजिब है। महिला वोटर्स के लिए बीजेपी की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम ट्राइड, टेस्टेड और 100% सक्सेसफुल है। बीजेपी ने सबसे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की लाडली बहना स्कीम लागू की। बीजेपी वहां बम्पर वोट से चुनाव जीती। शिवराज सरकार से सबक लेकर महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने भी माझी लड़की बहन स्कीम लॉन्च कर दी। 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति को बम्पर वोट मिले, सत्ता में वापसी हुई। उसी साल हरियाणा में भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए महीने देने का वादा किया। बीजेपी हरियाणा में भी चुनाव जीत गई। 2025 में बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने की स्कीम शुरू की। बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने बम्पर जीत के साथ सत्ता में वापसी की। बंगाल में अन्नपूर्णा स्कीम के तहत महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए डालने का वादा भी बीजेपी के लिए सक्सेसफुल रहा था। समाजवादी पार्टी को डर है कि महिलाओं के लिए डीबीटी स्कीम आई तो यूपी में बीजेपी चुनाव के ऐलान से पहले ही फर्स्ट मूव एडवांटेज मिलेगा। अगर आधी आबादी के वोट सध गए तो बीजेपी को यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने से रोकना मुश्किल होगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी यूपी में सारा फोकस राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर रखना चाहती है।
क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए चुनावी तौर पर बेहद फायदेमंद रहा है। चढ़ावा चोरी के मामले से बीजेपी की सांस्कृतिक राष्ट्रवादी पार्टी की छवि को झटका लगा है। बीजेपी को बैकफुट पर रखने के लिए पूरे मॉनसून सेशन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद इस मुद्दे पर सदन के भीतर और बाहर हंगामा करते रहे। सदन की बैठक से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रोजाना पार्लियामेंट कैंपस में चंदा जुटाते रहे और बीजेपी को चिढ़ाते रहे। आज पार्टी के नेताओं ने अपने इस पॉलिटिकल प्रहसन से जुटाया गया चंदा दिल्ली के हनुमान मंदिर में जाकर जमा कर दिया। कहा कि यहाँ एक भी पैसे की चोरी नहीं हुई है। एकदम पर्ची मिल गई और आप सबके सामने है। इस संसद सत्र के दौरान विपक्ष के सारे माननीय सदस्यों के सहयोग से और कुछ पत्रकार साथियों के सहयोग से हमारी पार्टी के साथियों ने इकट्ठे किए। ये पूरा जो भी इकट्ठा हुआ था चंदा, वो हमने यहाँ के पंडित जी पुजारी जी को, महंत प्रमोद शर्मा जी को और पंकज जी को रिसीव करा दिया। उसकी उन्होंने मुझे रसीद भी दी और पूरा आशीर्वाद दिया है। ये समाजवादी लोगों की तरफ से या विपक्ष के लोगों की तरफ से जो भी चंदा आया है, एक एक पाई प्रभु के चरणों में हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। 2,15,490 रुपया और 2 चांदी की गिन्नी। पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद घेरो अभियान की मदद से समाजवादी पार्टी ने यूपी में चुनाव से पहले कम से कम परसेप्शन के मामले में तो बढ़त जरूर बना ली थी, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के नए एमवाई यानी महिला और युवा वाले दांव ने समाजवादी पार्टी की इस बढ़त को चैलेंज कर दिया है। अब इसके जवाब में समाजवादी पार्टी युवा, किसान और करप्शन के मुद्दों से बीजेपी को घेरने में जुट गई है। हमारा तो इलेक्शन मोड अब शुरू हो गया है। हमको तो युवाओं के बीच में जाना है और किसानों के बीच में जाना है और जन जन लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि किस तरह ये सरकार ने जहां भ्रष्टाचार हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में फैला है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी पूरा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आज हमने देखा कि किस तरह जेवर एयरपोर्ट में पूरा पानी भर गया, किस तरह कानपुर एक्सप्रेसवे जिसका भी उद्घाटन हुआ है, हार्डली 15 दिन भी नहीं हुए हैं, वो भी पूरा टूट चुका है और पूरा उसमें वाटर की लीकेज है और गड्ढे बने हैं बड़े बड़े। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लीन सरकार है और इसी की तरह उन्होंने आस्था में भी भ्रष्टाचार करने का जो कार्य किया है, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी लोग इस बात को भूल पाएंगे, कभी भी अपने जहन से बात को हटा पाएंगे। मगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जेन जी की इकलौती रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा नहीं कर सकती। चैलेंजर्स ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि अखिलेश और राहुल गांधी को अंकल कहकर चिढ़ा भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल है, वो आए भी हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूँ। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो मैं क्या कहूँगा? तो हमारे लिए तो बड़े अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश अंकल हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद का अखिलेश यादव पर यह सधा हुआ सियासी तंज उस दलित वोट को बचाने के लिए है जिस पर समाजवादी पार्टी की नजर है। यूपी में दलित वोटों पर कभी मायावती की बहुजन समाज पार्टी का एकाधिकार हुआ करता था। पहले बीजेपी ने इसमें सेंध लगाई और मायावती को घर बिठा दिया और अब अखिलेश पीडीए के जरिए मायावती के बचे खुचे वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूपी में दलित वोट के एक और दावेदार चंद्रशेखर भी हैं, जिन्होंने पहले सीजेपी के संसद मार्च और फिर दतिया के बाईपोल के जरिए जेन जी पर अपनी पकड़ का प्रदर्शन किया था। दतिया में वैसे तो कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने 66,657 यानी 42% से ज्यादा वोट लेकर बीजेपी के आशुतोष तिवारी को शिकस्त दे दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा चंद्रशेखर के आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट दामोदर यादव मंडल की हुई थी, जिन्होंने 22,527 वोट हासिल किए थे। चंद्रशेखर तो अब जेन जी से आगे बढ़कर जेन अल्फा की बात कर रहे हैं।
और अब बात मिडिल ईस्ट वॉर की। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के एक टॉप कमांडर ने ऐसा दावा कर दिया जिसने ट्रंप समेत पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी। और अब दुनिया भर में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या तेल की कीमत से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या ईरान दुनिया की इकलौती सुपर पावर अमेरिका के साथ लंबी लड़ाई की तैयारी में जुट गया है? आखिर मुस्तफा खामनेई ने अपने टॉप कमांडर्स को क्यों बदल डाला है? क्या दुनिया को लंबे समय के लिए ऑयल क्राइसिस से निपटने की तैयारी कर लेनी चाहिए? क्या 2029 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक रहेगा? क्या 2029 तक दुनिया में तेल का संकट बना रहेगा? क्या 2029 तक दुनिया महंगा क्रूड ऑयल खरीदने को मजबूर होगी? क्या 2029 से पहले ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म नहीं होगी? और क्या जब तक ट्रंप के हाथों में अमेरिका की कमान है तब तक मिडिल ईस्ट में बारूद बरसना बंद नहीं होगा? चौबीस घंटे पहले अमेरिका ने ईरान को ऑफर दिया था। जून में हुए 14 पॉइंट समझौते को आगे बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन अब ईरान ने यह बता दिया कि वो अमेरिका के साथ कोई डील नहीं करना चाहता है। ईरान ने जो कहा है वो सुनकर ट्रंप को 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, क्योंकि ईरान ने यह क्लियर मैसेज दिया है कि उसे अमेरिका और ट्रंप पर जरा भी भरोसा नहीं है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल मोहम्मद रजा नकदी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि तेहरान युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक यानी 20 जनवरी 2029 तक खींच सकता है। नकदी ने कहा कि हमें ऐसी प्रतिरोधक क्षमता हासिल करनी होगी जिससे दुश्मन हम पर हमला करने की हिम्मत कभी ना करे। उन्होंने कहा कि युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यकाल तक लंबा खींचकर दुश्मन को और नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ताकि ईरान पर हमला करने की कोशिश करने वाले ये जान जाएं कि उनको इसकी क्या कीमत चुकानी होगी। मोहम्मद रजा नकदी ने कहा कि ईरान युद्ध में जीत गया है क्योंकि उन्होंने अमेरिका की ईरान की लीडरशिप खत्म करने, ईरान की मिलिट्री पावर खत्म करने और प्लान को नाकाम कर दिया है। मोहम्मद रजा नकदी ने कहा कि ईरान को अभी अपना आखिरी मकसद हासिल करना बाकी है। इन 5 महीनों में हमें यह पता चल गया है कि अमेरिकी सेना हमारी सोच से कहीं ज्यादा कमजोर है। ये ईरान का स्ट्रेटेजिक पेशेंस यानी रणनीतिक धैर्य का प्लान है, जिसका मकसद ट्रंप को युद्ध में तब तक उलझाए रखना है जब तक उनका कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने एक झटके में अपने 6 बड़े कमांडर्स को बदल दिया है। ईरान की नई वॉर पॉलिसी के तहत मुस्तफा ने ईरान के 6 टॉप सिक्योरिटी सुपर बॉस को अपॉइंट किया है। अली अब्दुल्लाही को ईरान आर्मर्ड फोर्स का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है, जबकि कियामार सैदरी को ईरान आर्मर्ड फोर्स के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी मिली है। वहीं अहमद वाहिदी को आईआरजीसी का नया कमांडर इन चीफ और मुस्तफा इजादी को आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर इन चीफ बनाया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने हुसैन तायब को बासिस पैरामिलिट्री फोर्स का कमांडर और अली अजमाई को आईआरजीसी नेवी का कमांडर नियुक्त किया है। इन सभी लोगों में एक बात कॉमन है कि ये सभी जनरल हार्डलाइनर हैं, यानी ये लोग अमेरिका या ट्रंप के साथ किसी भी बातचीत के एकदम खिलाफ हैं। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ईरान और उसके बीच जून में साइन हुए एमओयू को एक्सटेंड करने का ऑफर दिया था, लेकिन ईरान ने इस ऑफर को सिरे से खारिज करके ये मैसेज दे दिया है कि वो उसके साथ कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है। यानी ईरान एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जिससे ट्रंप का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ईरान का मानना है कि जब तक अमेरिका की गद्दी पर ट्रंप बैठे हुए हैं तब तक वो अमेरिका के साथ कोई डील नहीं करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी 2029 को खत्म होना है। ट्रंप इसके बाद दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी 2029 अमेरिका को ट्रंप की जगह कोई दूसरा राष्ट्रपति मिलना तय है।
ट्रंप के प्रेसिडेंट पद से विदाई के बाद ईरान अपनी ज्यादातर शर्तों को मनवाकर युद्ध में जीत का ऐलान कर सकता है। लेकिन अगर 2029 तक मिडिल ईस्ट में वॉर चली और अगर 2029 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हॉर्मुज से तेल सप्लाई पर लगे ब्रेक ने कई खाड़ी मुल्कों को कंगाल करना भी शुरू कर दिया है। कतर की एलएनजी उत्पादन क्षमता 17% तक घट गई है। वहीं कुवैत का तेल निर्यात एक समय 0 तक पहुंच गया था। हॉर्मुज बंद होने से बहरीन में आर्थिक संकट का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही यूएई, सऊदी अरब को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यानी मिडिल ईस्ट का ऐसा कोई देश नहीं है जहां हॉर्मुज बंद होने से उथल पुथल ना मची हो। ईरान इस बात को बखूबी समझता है कि जब तक उसके हाथ में हॉर्मुज की चाबी है तब तक वो अमेरिका को अपने आगे जब चाहे तब झुका सकता है। ईरान ही नहीं बल्कि ट्रंप भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि ईरान पर कंट्रोल पाने के लिए हॉर्मुज पर कंट्रोल करना कितना जरूरी है। इसलिए अब ट्रंप एक बार फिर ये दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज पर उनका कब्जा है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि ईरान को बीते 50 सालों का हिसाब देना होगा और खाड़ी में हुए अमेरिका के हर नुकसान की भरपाई करनी होगी। I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person that trusts Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में ईरान की दादागिरी को खत्म कर दिया है और अब हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल है। लेकिन ट्रंप भी इस बात को जानते हैं कि जब तक ईरान नहीं चाहेगा हॉर्मुज पर कब्जा तो दूर, वहां से कोई जहाज तक नहीं गुजर सकता है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने समझौता होने के बाद कभी हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला है, जबकि ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने नाकेबंदी जारी रखकर समझौते का उल्लंघन किया है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना पूरा नियंत्रण होने का दावा कर रहा है, तो वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पर उसका कब्जा है और जब तक शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो हॉर्मुज को बंद रखेगा। वहीं दूसरी ओर ईरान की शय पर हूती लड़ाकों ने दूसरे अहम ऑयल रूट को भी दहलाना शुरू कर दिया है। ये लाल सागर में हूती के हमलों का लेटेस्ट ट्रेलर है, जहां हूती फाइटर्स ने कार्गो शिप के चीथड़े उड़ा दिए हैं। लाल सागर में बारूदी धमाकों से खाड़ी के 2 फ्रंट सुलगने लगे हैं। हूती लड़ाके बाब अल मंदेब में दुश्मनों के जहाजों को तबाह कर रहे हैं।